बाय द वे मुसलमानों में वही इनके जो बीजेपी के वही नेता ऊपर आए हैं जो जिनके ससुर हिंदू थे। तो बीजेपी लीडर्स का दोहरा चरित्र कि खुद के घर में हो रहा है तो अपनी बेटी की भावनाओं का आदर करते हैं, और समाज में हो रहा है तो उसको एक फेनोमेनन के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, नफरत फैलाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो घटना का आप वर्णन कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में, वो घटना इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल आपने चुना कि घर में। मैंने पढ़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद बीफ खाते थे। वो तो अमेरिका में गए थे, एक लेक्चर के बाद बीफ खाए और बोले, किसी ने उनको उंगली उठाई तो उन्होंने कहा अरे बीफ है तो क्या हो गया, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। नहीं, मियाँ बीवी राजी और काजी को पेट में दर्द हो रहा है। पर यहाँ पेट में दर्द ज्यादा है, पेट में दर्द से भी ज्यादा उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। देखिए इसकी शुरुआत सावरकर से होती है, जो इनके वैचारिक गुरु हैं। वो उसमें शिवाजी महाराज की आलोचना करते समय कहते हैं कि उन्होंने वो मुसलमान लड़की के साथ रेप क्यों नहीं किया, ये तो बदला लेने का अच्छा मौका था, उन्होंने छोड़ दिया। शिवाजी की आलोचना करते हैं। यानी ये जो हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति है उसका इसमें दोहरा चरित्र भी आपको देखने को मिलता है कि निजी तौर पर उनके परिवारों में हिंदू लड़की मुसलमान लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसी बहुत सारी शादियों के पहले हम नाम गिना दें। आप दर्शक जानते होंगे मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, वो एमएचआरडी मिनिस्टर भी रहे हैं, फिजिसिस्ट प्रोफेसर वगैरह। उनकी बेटी रेणु की शादी शाह नवाज हुसैन के साथ हुई। फिर 21वीं सदी का तीसरा दशक, यदि कोई एडल्ट मेल फीमेल अपनी मर्जी से शादी कर ले तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन यह इंडिया है मेरी जान, यहाँ जाति और धर्म सबसे ऊपर सर चढ़कर बोलता है, और इस पे ऑनर किलिंग भी होती है, शादियां रिसेप्शन भी रुकवाए जाते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। ताजा मामला पौड़ी का है, देवभूमि उत्तराखंड। न्यूज आप जानते हैं, लेकिन हम यहाँ न्यूज नहीं चला रहे हैं, उस न्यूज का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके पीछे दर्शन क्या है, लॉजिक क्या है। सोशल मीडिया पे वायरल एक कार्ड आपने देखा होगा, थोड़ा बैकग्राउंड में देता हूँ, और उसके बाद प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हमारे साथ हैं। लगातार आप अम्बेडकर नामा में उनको सुन रहे हैं, और उनका काम जो है दक्षिण पंथ पर, आरएसएस पर बहुत ज्यादा काम है, और लगातार हमने उस पर चर्चा भी की है अम्बेडकर नामा में। तो चलिए, मामला है ये पौड़ी का है। पौड़ी में कार्ड आप देखेंगे जय कंडोलिया देव से शुरू होता है, और उषा रावत और यशपाल बेनाम बीजेपी के नेता हैं वहां पे, जहां तक मेरी जानकारी है, महापौर उनकी बेटी मोनिका। और शादी हो रही है चिरंजीवी मोनिस से। इनके इनके माता का नाम है तहसीना बेगम, और ये फादर का नाम है मोहम्मद रईस। 28 मई को रिसेप्शन होना था। जहां तक मेरी जानकारी है शादी हो चुका है, क्योंकि इसमें लिखा है जो कार्ड में, वो लिखा है बारात एवं रिसेप्शन प्रति भोज लिखा है। और मैं देहरादून में था परसों तरसों, तो मुझे पता लगा कि शादी हो चुकी थी और रिसेप्शन था। और इसमें दिलचस्प है कि पूरे परिवार की सहमति है, परिवार वालों ने कोई आपत्ति नहीं की। दर्शना विलासी में नाम देखिए, श्री देवपाल सिंह रावत, श्रीमती सुनीता रावत, प्रियंका बिष्ट, अनुभव रावत, ऋषिराज रावत, आर्यन रावत, प्रतिष्ठा रावत एवं समस्त परिवार। ये सब मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है और नाम से लग रहा है कि ये पूरा राजपूत परिवार है, और जो यशपाल बेनाम साहब हैं वो बीजेपी के नेता भी। स्वेच्छा से शादी हुई, लेकिन वहां पर एक फोन जाता है और फोन टेप वायरल है। फोन में ये धमकाया जाता है, कोई सनातन संस्था है उत्तर प्रदेश को क्या, और उनके घर पे भी कई लोग जाते हैं और धमकाते हैं कि ये शादी कैंसिल कर दो, शादी या रिसेप्शन जो भी रहा होगा यह कैंसिल कर दिया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या दर्शन है, क्या कुछ ठेकेदार जाति और धर्म के बने हुए। ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता की शादी हिंदू
घरों में हुई है, और नाम एक नाम गिनवा सकता हूँ, बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता की शादी हुई है, लेकिन वहां ये नहीं जाते हैं। राजपूत हो, भाजपा का आदमी हो, लेकिन बहुत बड़ा कद नहीं हो तो उनको धमकाने पहुंच जाते हैं कि आप इस शादी को रोकिए, और रोकना पड़ता है। इसी खबर का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं प्रोफेसर पुनियानी के साथ। मैंने इनिशियल बैकग्राउंड दे दिया है, और प्रोफेसर पुनियानी साहब को सुनेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नवा में। धन्यवाद रतनलाल। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को लिया है जी और इसमें 2-3 चीज़ें दिखती हैं। आपने जी जो पहले कहा कि 21वीं शताब्दी, तीसरा दशक और अभी भी यहाँ जाति और धर्म के आधार पे शादियों को रोके जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो एक तो आप जानते होंगे कि हरियाणा में खाप पंचायतों का पहले प्रभुत्व था, जो जी गोत्र के आधार पे शादियों को रोकते थे और पिछले कुछ दशक से खास तौर से ये लव जिहाद के मुद्दे को खड़ा किया गया है। अब जी इसके बैकग्राउंड को मैं आप ज़रा याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊँगा कि भारतीय समाज में ही ये ज़्यादा क्यों हो रहा है। पर पहले जैसे आपने कहा, आपने नाम नहीं गिनाए, ये जो हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति है, उसका इसमें दोहरा चरित्र भी आपको देखने को मिलता है कि जी निजी तौर पर उनके परिवारों में हिंदू लड़की, मुसलमान लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसी बहुत सारी शादियों के पहले हम नाम गिना दें। आप जी दर्शक जानते होंगे मुरली मनोहर जोशी, जो जी भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, वो एमएचआरडी मिनिस्टर भी रहे हैं, फिजिसिस्ट, प्रोफेसर वगैरह। उनकी बेटी रेणु की शादी शाह नवाज हुसैन के साथ हुई। फिर जी वो जो हमारे रथ यात्री जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी जी बेटी रोशनी की शादी सलीम से हुई। भतीजी प्रतिभा की शादी अल्ताफ हुसैन से हुई और उसमें प्रवीण तोगड़िया, जो अपने आप में भी एक बड़े विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे और उन्होंने भी बहुत नफरती भाषण दिए हैं, उनके उनके दामाद का नाम ये अशफाक मीर। और ये जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इसमें हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी, इनकी जी बेटी सुहासिनी सुहासिनी की शादी नदीम हैदर से हुई। और सुहासिनी जी तो अभी भी मेरे ख्याल से हिंदू की एडिटर हैं, टीवी पे भी काफ़ी उनको देखा जाता है, सुहासिनी हैदर के नाम से आती है। तो निजी ये एक उत्तर प्रदेश के भी बड़े नेता हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जी तो उनके निजी परिवारों की बात हो गई, पर जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा है, तो वो समाज में इस प्रकार के राष्ट्रवाद को, ये अगर लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, तो इनको काफ़ी बेचैनी होती है, काफ़ी हम्म, इनको समस्या होती है और ये इसलिए है कि ये हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के एजेंडे का बहुत बड़ा भाग बन गया है, महत्वपूर्ण भाग गया बन गया है। और ये इसलिए बना है कि इसको मैं कहूँगा पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ स्त्री को पुरुष की संपत्ति माना जाता है। और ये जब मैं कह रहा हूँ, मैं केवल ये हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी राष्ट्रवाद हो या सिंहला राष्ट्रवाद हो या क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, सब में ये है। पाकिस्तान में जो इसी प्रकार का कल्चर है, उसमें लड़की अगर ऐसा करे, तो लड़के के भाई या उसके पिता ही उसको मार डालते हैं, उसको ऑनर किलिंग कहा जाता है। अब यहाँ तो खैर ज़्यादा संगठित तरीके से ये राष्ट्रवाद फैल रहा है और उसने इसको लव जिहाद का नाम दिया है। खास तौर से मैं अंतर जाति विवाह की बात अभी नहीं करूँगा, पहले अंतर जी धार्मिक विवाह की बात कर लें। तो इसमें भी शुरुआत जब हुई थी तो मैंने इस पे कुछ सोचना चालू किया, तो एक मित्र ने मुझे बहुत बड़ा दावा किया कि ये देखो भाई, ये केवल हिंदू लड़कियों को ही मुसलमान लड़के आकृष्ट करते हैं, उनको रुझाते हैं, उनसे शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं वगैरह, वगैरह। और तो मुझे उन्होंने चैलेंज किया। तो मैंने कहा भई ये तो एक खुला समाज है, इसमें दोनों प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। कई मुसलमान लड़कियाँ भी हिंदू लड़कों से शादी करती हैं और उसके उन्होंने उदाहरण माँगे तो मैंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया सुनील दत्त और नरगिस का, फिर एडमिरल विष्णु भागवत और उनकी पत्नी मुसलमान, इनका भी उदाहरण दिया। ऐसे 100-200 उदाहरण मेरे को बड़े मिले। क्योंकि देखिए एक खुला समाज है, ये मेल-जोल तो होता है। पर ये जो हम्म, राष्ट्रवादी राजनीति है, खास तौर से अलग-अलग नाम से आते हैं, पर हैं तो सब ये एक ही झाड़ की डालियाँ जो आरएसएस से निकली हुई हैं और उन्होंने इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में खड़ा किया। अभी आप देखिए केरला केरला स्टोरी नाम की फ़िल्म आई है, बहुत बहुत निंदनीय फ़िल्म है। उसमें भी वो एक मौलाना साहब लड़कों को कह रहे हैं कि तुमने हिंदू लड़कियों को
आकृष्ट करना चाहिए, शादी करना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, और फिर उसको वो आतंकवाद से जोड़ देते हैं। यानी नफरत फैलाने की सीमा यहाँ से आई। और जो ये नफरत फैलाई जाती है मुसलमानों के खिलाफ, उसी के साथ साथ ये हिंदू लड़कियों पर नियंत्रण बढ़ाने की भी प्रक्रिया है। यानी हिंदू लड़कियों पर नियंत्रण कैसे, कि भाई देखो अब वो सेक्सुअल कंट्रोल, सेक्सुअल कंट्रोल ऑन देयर बॉडीज। और ये किसी भी राष्ट्रवाद, जो संकीर्ण राष्ट्रवाद की विचारधारा का भाग होता है। आप देखिए इसकी शुरुआत सावरकर से होती है, जो इनके वैचारिक गुरु हैं। वो उसमें शिवाजी महाराज की आलोचना करते समय कहते हैं कि उन्होंने वो मुसलमान लड़की के साथ रेप क्यों नहीं किया, ये तो बदला लेने का अच्छा मौका था, उन्होंने छोड़ दिया। शिवाजी की आलोचना करते हैं। यानी रेप एज ए वेपन ऑफ रिवेंज, ये उसकी वहां से, ये उनके, जिनको अभी भारत रत्न देने की बात की जा रही है, पार्लियामेंट में दुर्भाग्यवश जिनका फोटो लगाया गया है, जिनको इनकी शाखाओं में एक बड़े राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये विचारधारा तो वहां से आती है। तो अभी पिछले कुछ सालों में केरल में ये बात चालू हुई। और केरल समाज देखिए आप, वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। वो मेरे ख्याल से भारत का सबसे प्रगतिशील प्रदेश है। और उसमें अंतर विवाह होने में किसको प्रॉब्लम है? यानी मियाँ बीवी राजी और काजी को पेट में दर्द हो रहा है। पर यहाँ पेट में दर्द ज्यादा है, पेट में दर्द से भी ज्यादा उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ मैं इस घटना में दो पहलू देख रहा हूँ कि खुद के परिवार में जब होता है तो नो प्रॉब्लम, और जब समाज में हो रहा है तो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की बात। और लगे हाथ में आपको एक और बात भी बता दूं कि जैसे इन्होंने बीफ, गाय, इसका मुद्दा उठाया, और मैंने पढ़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद बीफ खाते थे। वो तो अमेरिका में गए थे, एक लेक्चर के बाद बीफ खाए और बोले, किसी ने उनको उंगली उठाई तो उन्होंने कहा अरे बीफ है तो क्या हो गया, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। और यहाँ तो बीफ के नाम पे 100 हत्याएं कर दी गई। और यहाँ यहाँ दूसरी शादियों को रोक रहे हैं, उनके घरों में शादियां हो रही हैं। तो सवाल रतनलाल मुख्य रूप से इसमें जो है, जिस चीज को हमने प्रमोट करना चाहिए। मेरे एक दोस्त है विनय महाजन, उन्होंने एक बहुत प्यारा गीत लिखा है अंतर धार्मिक विवाह पे। उनकी एक लाइन मुझे याद है, दो धर्मों में प्यार जगे तो 100 दिए जलाना। और जो तर्ज पे हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, नेशनल इंटीग्रेशन, बाबा साहब ने भी जो एक बड़ी बात कही थी अंतर जाति विवाह के बारे में, कि जाति व्यवस्था को एनाइलेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए अंतर जाति विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। उसी बात को हम आगे बढ़ा के कह सकते हैं, अंतर धार्मिक विवाह हुए तो ये देश की एकता को मजबूत करेंगे। पर जो संकीर्ण राष्ट्रवाद की सोच है, उसको भारतीय राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। उसको अपना एजेंडा पूरा करना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को मजबूत करना है, और उसके लिए ये बात को लगातार चलाए हुए हैं। फिल्मों के माध्यम से भी अब कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक तो समाज में इतनी नफरत फैला रहे थे, लव जिहाद, अब उसको एक फिल्म के रूप में ले आए, जिसको प्रधानमंत्री खुद प्रमोट कर रहे हैं। तो ये नफरत का मामला तो और बढ़ेगा। तो मुझे इतना ही कहना है इसमें कि ये नफरत की राजनीति का एक भाग है। उसमें दो चीजें मैं नोट करूंगा। एक तो बीजेपी लीडर्स का दोहरा चरित्र, कि खुद के घर में हो रहा है तो अपनी बेटी की भावनाओं का आदर करते हैं, और समाज में हो रहा है तो उसको एक फेनोमेनन के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, नफरत फैलाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो घटना का आप वर्णन कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में, वो घटना इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल आपने चुना, कि घर में तो हाँ चलेगा भाई, वो बीजेपी के नेता हैं, अपनी बेटी को कौन प्यार नहीं करता, बेटी बेटे से बड़ा क्या होता है, तो बेटी के लिए तो सब ठीक है। पर समाज में हो रहा है तो उन्हीं के साथी उनका विरोध कर रहे हैं। तो अब उनको भी पता चलना चाहिए कि वो किस राजनीतिक रास्ते पर चल रहे हैं। और थोड़ा एक आत्म परीक्षण भी होना चाहिए कि मैं अपनी बेटी के लिए उसकी भावनाओं का आदर कर सकता हूँ, तो दूसरी हिंदू बेटियों की भावनाओं का आदर क्यों नहीं होना चाहिए, अगर वो मुसलमान लड़के से प्यार करती हैं तो। और इसके दोनों साइड है। अगर मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती है तो उसमें भी क्या समस्या होना चाहिए। तो आज जो धर्म के नाम, मेरा अंतिम पॉइंट यह है कि धर्म के नाम की राजनीति जहाँ बढ़ती है,
वहाँ संकीर्णता और मजबूत होती है। और 21वीं शताब्दी में जहाँ एक खुला समाज होना चाहिए, इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस जहाँ प्रमोट की जाना चाहिए समाज की तरफ से, शासन की तरफ से, वहाँ उसकी उल्टी गंगा बह रही है। और उल्टी गंगा में इस प्रकार की चीजों का एक बहुत विरोध किया जा रहा है। और वो विरोध किया जा रहा है केवल राजनीतिक मकसद से एक, और दूसरा स्त्रियों के जीवन पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। ये दो उसके महत्वपूर्ण भाग है। एक मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि जो जी दक्षिणपंथी राइटिस्ट फोर्सेज हैं जो कि गो मांस लव जिहाद तमाम तरह के मुद्दों में शामिल रहते हैं और बहुत दबंगई से, खास तौर से पिछले एक दशक में ये टेंडेंसी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन ये मामला तो ऐसा है कि यहाँ पे जो परिवार है, कोई दलित पिछड़ा परिवार भी नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है रावत परिवार है, मतलब राजपूत परिवार है। तो जी क्या इसका मतलब ये है कि अगर इनकी धारा में कोई नहीं चले इनके राइट। हिसाब से, तो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो राजपूत हो चाहे दलित हो। तो यहाँ यहाँ कहना पड़ेगा वो जातिवाद से ऊपर उठ रहे हैं। मजाक में कह रहा हूँ मैं कि जहाँ तक आप हिंदू पहचान लेके चलते हैं तो आप ब्राह्मण हो, मुरली मनोहर जोशी जैसे, या रावत हो, या फिर आडवाणी जैसे हो, तो फिर अभी तो उनको तो कुछ कर नहीं सकते, उनकी तो शादियां हो गई हैं और उनके हम्म दामाद बड़े बड़े पदों पे भी रहे हुए हैं मुसलमान होने के बावजूद। हम्म और बाय द वे, मुसलमानों में वही इनके जो बीजेपी के वही नेता ऊपर आए हैं जो जिनके ससुर हिंदू थे, ये ख्याल कीजिएगा। अब यस। ये पता नहीं कैसा उसके पीछे का क्या राज है, ये तो मुझे भी नहीं पता। पर ठीक है। सवाल है, ये एक निंदा की बात है। हम कैसे समाज को विकसित कर रहे हैं, और ऐसी प्रवृत्तियां जो किसी को शादी करने से रोकती हैं, उन पर समाज एक्शन क्यों नहीं लेता, सरकार उनके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाती। अब आप देखिए, किसी दो लोगों के प्यार में बाधा बनना, ये मेरे ख्याल से तो नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत बड़ा अपराध है। और कोई सरकार जो इसमें सेंसिटिव हो, कम से कम ऊपर से जो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने बड़े बड़े उपदेश देते हैं, मन की बात भी करते हैं, कम से कम बोल तो सकते हैं कि भाई ये करना गलत है, लव जिहाद के मामले को खत्म करो। मुझे समाज में नेशनल इंडिया, अभी तो पूरे विश्व के गुरु बन रहे हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके पैर छूने को, वो फोटो को बड़ा दिखाया जाता है, तो उनके मुंह से तो कभी नहीं निकलता। ये निंदनीय बात है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी दो पाए पे चल रहे हैं। एक तरफ से उनको अपनी राजनीति को मजबूत करना है, और दूसरी तरफ से चेहरा चमकाते रहना है। वो चेहरा चमकाने के लिए उसमें उसमें एक एडिशन कर देता हूँ कि जिनके सवर्ण ससुर थे वही मुस्लिम बीजेपी में बड़े नेता बने। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। हैं? जा, जाति तो हर जगह रास्ते में आ ही जाती है भारत में, तो आपका ये एडिशन बहुत स्वागत योग्य है। तो जी। पर मैं एक समाज के तौर पे सोचता हूँ कि हम किस समाज को विकसित कर रहे हैं। ऐसी चीजों की निंदा क्यों नहीं हो रही, सब लोग इसकी निंदा करें। जो इस लड़की के रिसेप्शन को रोका गया है, और वो भी तो जी। लड़की है बेचारी, वो भी तो आपके और मेरे किसी बाप की बेटी है, तो उसकी उसकी शादी को इस प्रकार से, शादी को रोकना या रिसेप्शन को रोकना, उसके लिए कितना पीड़ा का विषय होगा। ऐसे ही हिंदू लड़कियां, पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर धरने पे बैठी हैं। वैसे तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, पर हिंदू लड़कियों की भावनाओं का कदर नहीं हो रही, ये भी इसमें देखिए। तो ये कितना हम्म सेलेक्टिव है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कितनी सेलेक्टिव है, इसमें भी आपको ढूंढिए। उनको हिंदू राष्ट्र का वही भाग चाहिए जहाँ पुरुषों का वर्चस्व हो, सवर्णों का वर्चस्व हो, और वो समाज में बंटवारा, नफरत फैलाने का काम करते रह सके। तो ये उनके राष्ट्र का एक उद्देश्य दिखता है। नहीं तो इसमें आरएसएस के सरसंघ चालक का बयान क्यों नहीं आता कि भाई ये जो इस लड़की हम्म को रोका जा रहा है, ये बहुत निंदनीय बात है। इस पे तो उनका बयान कभी नहीं आता। बाकी सब चीजों पे वो भी हम्म बोलते रहते हैं। कभी इधर बोलते हैं कि भाई नहीं, हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, जाति व्यवस्था मुसलमानों के कारण आई, ऐसे उटपटांग बयान भी देते हैं। तो एक अच्छा बयान क्यों नहीं देते कि इस लड़के की हम्म शादी को रोका जाना चाहिए। अब ये सब तो उनके नियंत्रण में आ सकते हैं। नियंत्रण तो उधर ही बैठा है, रिमोट कंट्रोल बोलिए या लाइव वायर कंट्रोल, हम्म वो तो नागपुर में ही बैठा है। वो इन चीजों को बड़ा हम्म चटखारे लेके देखता है कि अच्छा हो गया, रोक दी गई, एक हिंदू बेटी की शादी को रोक दिया गया, उसमें वो आनंद ले रहे हैं। ये तो दुख की बात है। एक छोटा सा और सवाल। जी अगर कोई बड़ा बाहुबली हो, पैसे वाला हो, 10,000 करोड़ का मालिक हो या बड़ा नेता हो,
उसकी बेटी या उसके घर में वो ईसाई से शादी कर ले या मुसलमान से शादी कर ले, ये छुटभइये धमकीबाज जो है, जो धमकी देते रहते हैं, क्या जी। उनको धमकी देंगे? अब ये तो देखिए इसमें बड़ा मुश्किल बात है। जैसे आपको पता होगा प्रियंका तोड़ी जो बहुत बड़े उद्योगपति की बेटी थी और जी। रिजवान के साथ उसका प्रेम हो गया था। आखिर में उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट किया कि रिजवान को आत्महत्या करनी पड़ी, मामला हम्म, दबा दिया गया। ये सबसे बहुत काफी पुराना मामला है। ये लव जिहाद पे जब कैंपेन चालू हो रही थी उस समय से मैं उसको जी। फॉलो कर रहा हूँ और मैंने वो ही देखा कि बड़ा उद्योगपति और बहुत पैसे वाला हो तो वो तो दूसरे रास्ते भी इस्तेमाल करते हैं। रतनलाल, एक आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ जिसको मीडिया कवर नहीं करता, खैर मीडिया ऐसी बातों को कवर नहीं करेगा। केरला में कुछ योगा सेंटर खोले गए हैं। हम्म। योगा सेंटर में उन उन हिंदू लड़कियों को भेजा जाता है जो किसी मुसलमान से शादी कर चुकी हैं। वहाँ उनको थेरेपी के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम सही रास्ते पे आ जाओ, अपने शौहर को छोड़ दो, अगर प्रेम करती हो तो शादी मत करो, अगर शादी हो चुकी है तो शादी को छोड़ के वापस अपने माँ बाप के पास आ जाओ, अच्छा हिंदू लड़का तुमको मिल जाएगा। और इसका देखिए कितना दुरुपयोग हो रहा है। केरला स्टोरी देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी नफरत फैलाने वाली फिल्में हमारे समाज में बन रही हैं। हमारा समाज जबकि जिसमें जबकि बाद में डिस्क्लेमर लगाना पड़ा कि 32,000 नहीं था, वो झूठ था। वो भी देखिए ना कि ये ऐसी फिल्में बन क्यों रही हैं। उनको पता है इससे बहुत फिल्म में पैसा आएगा, जो प्रधानमंत्री इसको प्रमोट करेंगे। एडवर्टाइजिंग की कोई जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजिंग बजट रखने हम्म। की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री और पूरा ये जो तंत्र है उसको प्रमोट करेगा। तो अब ऐसी फिल्में दो तो आ चुकी हैं और ऐसी फिल्में आके समाज में कितनी नफरत फैलाएंगी, मुझे उस बात का डर है। और उसमें लव जिहाद को केंद्र में रखा जाए। चलिए सर, हम लोग की कोशिश रहेगी कि मोहब्बत बांटा जाए और नफरत को जी। दूर किया जाए। लेकिन आपने सावरकर का जिक्र किया है। जी। 28 मई को सावरकर का जन्मदिन है। उसी दिन जी। जो संसद भवन है उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। और इस विषय पर आपसे बेहतर कौन होगा इस सिंबोलिज्म को समझने के लिए। एक एपिसोड आपके साथ इस पे फिर चर्चा करेंगे कि आखिर वो बिल्डिंग जो है क्या निर्जीव है या स्टेट और अथॉरिटी का स्टाम्प है। उसमें विचारधारा स्पष्ट होता है, उसकी बनावट, रंग और दिन जब सेलेक्ट करते हैं तो उससे जो है रिफ्लेक्ट होता है कि आखिर इसके पीछे दर्शन, फिलॉसफी क्या है। पुनियानी साहब को पूरा सुनिएगा और उनका यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर राम पुनियानी के नाम से ही। तो आप जाइए और उनको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब देखा जाता है। और जब अगला एपिसोड करेंगे पार्लियामेंट के ऊपर तो सावरकर और संसद, यही टाइटल होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू धन्यवाद रतन। थैंक यू वेरी मच। सर। थैंक यू।